जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारक क्या होता है। पिछले वीडियोस में चूंकि ये चैप्टर 2 चल रहा है, नाउन है दूसरा चैप्टर में, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नाउन होते क्या है, डेफिनेशन के साथ 5 तरह का नोमेनक्लेचर नाउन में कैसे तैयार हुआ। फिर सारे का डेफिनेशन हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव किसे कहते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों अनकाउंटेबल हैं, लेकिन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है, ये सारे पिछले वीडियोज में गए हुए हैं आपके पास। फिर जब यूजेस की बारी आती है, मतलब जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं नाउन का, तो फिर सवाल ये होता है कि नाउन के बारे में अब क्या, आगे क्या है नाउन का। हम लोगों ने पढ़ लिया नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, सबका परिभाषा जान गए, एग्जाम्पल जान गए, पहचानना सीख गए। अब क्या, तो पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि नाउन को जब हम किसी सेंटेंस में, इंग्लिश में कोई वाक्य बनाते हैं, उसमें नाउन का यूज करते हैं, तो नाउन को दो एंगल, दो पैरामीटर, दो तरीके से यूज करते हैं। उसके नाउन के यूज का आधार दो होता है। कौन कौन सा? पहला आधार होता है कि किसी भी नाउन को आप किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में यूज कीजिएगा तो आपको ध्यान इस बात का रखना होता है, मतलब इस आधार पे यूज कीजिएगा कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में नाउन का सिंगुलर नंबर, या माने सिंगुलर फॉर्म खोज रहा है कि प्लूरल फॉर्म, माने नाउन सिंगुलर नंबर में यूज होगा कि प्लूरल नंबर में, मतलब नंबर पे आधारित, वचन पे आधारित, एक वचन होगा कि बहुवचन। वो हो गया नाउन का रूप। तो नाउन का पहला यूज किस पे आधारित रहा? नाउन के रूप पे, कि किस रूप में नाउन को किसी सेंटेंस में लिखेंगे, किसी वाक्य में नाउन को कैसे लिखेंगे कि उस वाक्य का अर्थ प्लूरल निकलेगा, सिंगुलर निकलेगा नाउन के हिसाब से। और दूसरा कि नाउन का चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, पहचान क्या होती है। तो कैरेक्टर और पहचान को हम आइडेंटिटी, या जो कैरेक्टर कहते हैं, केस कहा जाता है जिसको, वो हम आज पढ़ रहे हैं। जो नाउन की आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, जो कोई लाइन लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें नाउन की क्या पहचान है, उसमें किस वेश में, किस रूप में क्या बन के आया है नाउन उसमें, इसकी पढ़ाई को हम कहते हैं केस। केस क्या है? नाउन के बारे में वह पढ़ाई, नाउन की जानकारी लेने का वह तरीका जिससे हम किसी भी सेंटेंस में यह कहने में सक्षम होते हैं कि हाँ जी, इस वाक्य में नाउन क्या रूप धर के आया है, नाउन का और नाउन के सापेक्षिक रूप से और नाउन के तुलना में किसी एक नाउन की पहचान क्या है, क्या बन के आया है। जैसे आप आदमी, पिछले भी किसी वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आदमी आप वही हो, लेकिन आपके सामने अगर आपके साढ़ू का बेटा आया, साढ़ू समझते हैं ना, मतलब आपकी पत्नी के बहन आपकी साली हुई और उनके पति आपके साढ़ू हुए, तो साढ़ू का बेटा अगर आपके सामने आए तो वो आपको मौसा जी बोलेंगे, तो आप मौसा के कैरेक्टर में, उस नाउन के हिसाब से आप मौसा के कैरेक्टर में हैं। और खुद का बेटा अगर आया तो आप ही हो नाउन, लेकिन उसके लिए, उसके हिसाब से आप पापा के कैरेक्टर में हो। तो केस यही बताता है कि कोई भी नाउन को किसी वाक्य में हमने लिखा तो बाकी जितने भी शब्द हैं, बाकी जितने भी नाउन्स हैं, उनके हिसाब से हम जिस नाउन की चर्चा कर रहे हैं वो नाउन किस रूप में है, क्या यूज है, उसकी पहचान क्या है। तो केस क्या है? नाउन के यूज करने से संबंधित वह तरीका जिससे हम नाउन को देखते ही पहचान जाते हैं कि वह नाउन उस वाक्य में कर्ता बना है कि कर्म बना है कि किसी अन्य नाउन से रिश्ता दिखा रहा है। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो किसी भी वाक्य में जब नाउन को आप लिखिएगा तो नाउन या तो कर्ता माने सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट माने कर्म बनेगा, या नाउन किसी दूसरे नाउन से संबंध दिखा रहा होगा, एक नाउन दूसरे नाउन से किसी प्रकार से जुड़ रहा होगा और जुड़ करके एक रिलेशनशिप दिखा रहा होगा। इतना ही रूप नाउन धारण कर सकता है। कहने के लिए एक चौथा भी होता है वोकेटिव केस। इन तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद वोकेटिव भी बताएंगे, लेकिन वोकेटिव का बहुत बड़ा दायरा है नहीं। तो मुख्य रूप से ऐसे 4 होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और वोकेटिव, लेकिन मुख्य तौर पे 3 को लेके चलेंगे। तो हम फिर से शुरू करें, क्या है कारक?
कि नाउन की पहचान को उजागर करता है किसी भी सेंटेंस में। ग्रामर का वह सेक्शन, वह तरीका, वह प्रकार, वह अंग जिससे किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें नाउन की पहचान को उजागर करने का तरीका, नाउन को पहचानने का तरीका, नाउन का असली रूप किसी अन्य नाउन के तुलना में पकड़ने का जो तरीका है उसी को हम केस कहते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिए कि केस एक्चुअली होता क्या है और केस क्यों बना है। पहला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, ही ऑलवेज हेल्प्स अस। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नाउन राम लिखा हुआ है, इस नाउन के लिए इस सेंटेंस के अगले भाग में, ये जो पहला एग्जाम्पल है 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग है राम इज ए गुड बॉय, उसके बाद है फुल स्टॉप, उसके बाद लिखा हुआ है ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वह हमेशा हम लोगों की मदद करता है। तो जो दूसरा भाग लिखा हुआ है सेंटेंस का, उसमें राम के लिए हमने क्या यूज किया, ही यूज किया, ठीक है ना। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आइए। दूसरा एग्जाम्पल में राम इज ए गुड बॉय, सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, और फिर है वी शुड हेल्प हिम। यहाँ पे सेम नाउन राम है, उसके लिए हमने क्या लिखा, हिम, और यहाँ पे जो राम है उसके लिए हमने क्या लिखा, ही। इस बात से आप क्या समझते हैं कि ये जो राम है, इसका चरित्र, इसकी आइडेंटिटी, इसकी जो पहचान है वो इस हिस्से में सब्जेक्ट के रूप में हो रही है। मतलब इस वाक्य का ये जो दूसरा वाला फुल स्टॉप के बाद वाला हिस्सा है, ये हिस्सा में ये जो नाउन की जरूरत है वो सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में है। तो जब हमें यह क्लियर होगा कि हाँ कर्ता के रूप में है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें नाउन का, राम का केस क्लियर पता चल गया कि नाउन किस केस में होगा जी, तो सब्जेक्टिव केस में होगा। इसीलिए राम के जगह पे यहां फिर से हम नाउन रिपीट नहीं ना करते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं, नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए। हालांकि इसका ये आधा परिभाषा है, जब हम लोग प्रोनाउन शुरू करेंगे तो और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसमें लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम के लिए ही लिखा हमने, और यहाँ पे इसी राम के लिए हमने हिम लिखा। ये कर्ता का रूप है, ही कर्ता का रूप है, प्रोनाउन में कर्ता का रूप है ही, और कर्म का, ऑब्जेक्ट का रूप है हिम। मतलब जब किसी के लिए सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ही लिखेंगे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम। तो आप देखिए आइडेंटिटी की ही पहचान हुई। यहाँ पे राम के लिए हमने हिम लिखा और यहाँ पे राम के लिए ही लिखा। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि आप इस ही को देख के बताइए कि ये जो राम है नाउन, उसका अगले हिस्से में किस रूप में यूज हुआ है, उसकी क्या पहचान है, तो हम कहेंगे ये जो नाउन है राम, उसका इसी सेंटेंस का अगला हिस्सा में कर्ता के रूप में पहचान बना है। और इस सेंटेंस में ये जो नाउन है राम, इसका कर्म माने ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान बना है। इसीलिए यहाँ पे आया ही और यहाँ पे आया हिम। सबसे इंपॉर्टेंट यूज जानते हैं कहाँ होता है केस का, नरेशन में। जो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, उसमें सबसे बड़ा यूज होता है केस का। क्या यूज होता है, आपके सामने एक सिंपल सा उदाहरण रखा हूं। जो भी हमारे भाई नरेशन अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, उनको तीसरा एग्जाम्पल में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप चाहो तो तीसरा एग्जाम्पल को इग्नोर कर दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला और दूसरा में ही आप समझ गए होंगे कि केस क्या है। कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारा नाउन लिखा हुआ है। हम जिस नाउन की बात करेंगे, उस नाउन की उस सेंटेंस में और वो नाउन के मुकाबले क्या पहचान है। जैसे मैंने क्या कहा कि आप ही हो, नाउन आप खुद हो, लेकिन आपका बेटा आया तो उसके सामने आपकी पहचान पापा की है। आपका साढ़ू का बेटा आया तो उसके सामने आपकी पहचान मौसा जी की है। तो इसी तरह से जो केस है वो क्या है, किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में नाउन की पहचान का एक तरीका है, जिससे पता चलता है कि नाउन का यूज उसमें सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या किसी अन्य से रिश्ता दिखाने के लिए हो रहा है।
सब्जेक्ट के रूप में होता है तो कहते हैं कि यहाँ नाउन सब्जेक्ट बना हुआ है जी, इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आया है। ऑब्जेक्ट रहता है तो कहते हैं यहाँ जी नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया है, यही केस है। और एग्जाम्पल जब बताएंगे, अभी टाइप्स लिखेंगे, अभी तो हमने डिफाइन किया है, अभी टाइप्स जब मैं आपको बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, जिन्होंने थोड़ा बहुत नरेशन पढ़ा है वो देखेंगे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राम सेड टू मोहन आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब ये डायरेक्ट का हम इनडायरेक्ट बनाइए, क्या है ये जो हमने आंसर लिखा है वो है इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो जो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, सेड टू क्या चीज में बदलता है, सब लोग जानते हैं टोल्ड में बदलता है। उसके बाद मोहन की जगह मोहन लिख दिए, और जो इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ इसके जगह पे कंजंक्शन दैट का यूज हो गया। अब क्या है, यहाँ पे है आई, और यहाँ पे हमने आई के जगह पे लिखा है ही। क्यों? केस का असल सबसे बड़ा मेजर यूज यहीं पे होता है। यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, तो मेरे जो भी भाई लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जानते हैं कि SON 1 2 3, SON और 1 2 3 ये नरेशन का बहुत बड़ा रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नंबर पर्सन के हिसाब से चेंज करने का। तो जब ये जो आई लिखा हुआ है, आई किसके लिए लिखा गया है, राम के लिए, और यहां जो ही लिखा गया वो भी किसके लिए लिखा गया है, राम के लिए। यहां पे राम खुद बोल रहा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहां खुद जब सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस क्या यूज हुआ, आई। और यहां पे योर किसके लिए यूज हुआ है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। राम ने योर शब्द का यूज किसके लिए किया है, मोहन के लिए। किसका बेस्ट फ्रेंड है, ये मोहन का। और ये जो योर लिखा हुआ है इसके जगह इनडायरेक्ट में क्या लिखा है, देखिए हिज, ठीक है। तो केस की यही असल पहचान है कि जो नाउन है वो सेंटेंस के बाकी हिस्से में जब जा रहा है तो सेंटेंस के अनुसार उसकी पहचान एक्चुअली क्या है, हम उसको केस कहते हैं। जहां सब्जेक्ट के जगह रहा तो कहा जाएगा कि नाउन का यहां सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। वही नाउन वहां जाके ऑब्जेक्ट बन गया तो कहते हैं यहां नाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल में जो बातें मैंने अभी आपको समझाई है वो हमने लैंग्वेज में, शब्दों में, भाषा में लिख दिया है। आप इसको पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, जो मैंने अभी समझाया वो यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है। अब अगला स्टेप हम लोग का क्या है, केस का प्रकार पढ़ना। केस होता कितना प्रकार का है, तो 4 प्रकार का, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव और वोकेटिव। क्यों पढ़ते हैं केस, नाउन की पहचान के लिए। नाउन का पहचान क्यों जरूरी है, क्योंकि नाउन पहचानेंगे सही से तभी उसके लिए हम प्रोनाउन आगे यूज करेंगे। ध्यान से रखिएगा ऊपर का परिभाषा को दिमाग में। नाउन का रूप जब तक हम नहीं पहचानेंगे कि हाँ जी किस रूप में नाउन का यूज हुआ है, तब तक आगे के सेंटेंस में उसका सही प्रोनाउन हम यूज करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है। तो आई लिखें कि मी लिखें, ही लिखें कि हिम लिखें, सी लिखें कि हर लिखें कि हर सेल्फ लिखें, क्या लिखें। इस चीज की जानकारी हमें केस से मिलती है। केस हमें बताता है कि भैया यहाँ पे नाउन की ये पहचान है, तो उसके बदले में आप यूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि किसको यूज करना है, क्योंकि पहचान मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो हम अभी अब पढ़ेंगे आगे क्या कि केस कितने तरह का होता है और सबका परिभाषा उदाहरण के साथ, ठीक है। तो आगे शुरू होगा अभी तुरंत। तो दोस्तों हमने क्या कहा अभी कि जो केस का टाइप होता है कितना तरह का होता है, मुख्य रूप से 4 तरीके के होते हैं। नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है, मतलब जब नाउन की पहचान, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसमें अगर नाउन की पहचान कर्ता के तौर पे हो गई तो कहा जाता है ग्रामर की भाषा में, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, कि देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में नाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जा रहा है। मतलब नाउन को सब्जेक्ट बना के पेश किया जा रहा है, सब्जेक्ट बना के यूज किया जा रहा है।
जैसे आप देखोगे सेंटेंस लिखा हो एग्जाम्पल के लिए, राम ऑलवेज हेल्प्स अस, राम हमेशा हमारी मदद करता है। अब इसमें जो राम नाउन है वो क्या बना हुआ है, वो इसमें सब्जेक्ट बना हुआ है। तो या तो हम कहें कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, या इसी को थोड़ी भाषा में और परिवर्तन लाके, थोड़ा भाषा को घुमा के हम क्या बोलेंगे कि ये जो यहाँ पे नाउन है राम, जो प्रॉपर नाउन राम है इस सेंटेंस में, वहां इस जगह पे राम का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस वाला रूप यूज किया गया है। इस वाक्य में ये जो नाउन राम है इसमें इसका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होता है, वो वाला रूप यूज किया गया है। दोनों बात बोल सकते हैं, या तो डायरेक्टली बोल दीजिए राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका भी यही मतलब होगा कि उस लाइन में राम का सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, या तो आप खुद ही डायरेक्टली बोल दीजिए कि राम का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है। कब? जब राम सब्जेक्ट के जगह पे है। माने नाउन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे रहे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे ये नाउन का आइडेंटिटी, नाउन का पहचान, नाउन का चरित्र किस चीज के जैसा है? सब्जेक्ट जैसा। कौन से केस में है ये? सब्जेक्टिव केस में। इसी तरह से दिस मैंगो इज नॉट माइन, यह आम मेरा नहीं है, यहाँ पे जो दिस मैंगो है वो क्या है? सब्जेक्ट है ना। अब तुलना कीजिए, दूसरा कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा कारक? कर्म कारक। जब नाउन सब्जेक्ट बना रहे तो सब्जेक्टिव केस, इसी प्रकार से नाउन अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सी बात है। जैसे उदाहरण देखिए, अब सेम राम को यहां पे लाया गया है। अगर ये पहला उदाहरण जो लिखा हुआ है, इस उदाहरण में हम देखें तो क्या लिखा हुआ है? वी ऑलवेज हेल्प राम, हम लोग हमेशा राम की मदद करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था राम ऑलवेज हेल्प अस, यहाँ पे लिखा हुआ है वी ऑलवेज हेल्प राम। अब ये जो सेंटेंस है उसमें भी आप ध्यान से देखिए, यही राम है, वही नाउन है जो यहाँ था, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस का रूप यहाँ था। यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट है, माने इसका ऑब्जेक्टिव केस का रूप यहाँ पे यूज किया गया। मतलब राम यहाँ पे किस केस में, किस कारक में? कर्म कारक में है। राम क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। राम का कौन सा केस इसमें यूज हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। क्लियर है? अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो ऊपर में लिखा गया था ठीक उसी से मिलता जुलता क्या लिखा हुआ है? सी डिड नॉट ब्रिंग दिस मैंगो। दिस मैंगो ये यहाँ पे भाई क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट बना हुआ है। और यही दिस मैंगो देखिएगा बढ़िया से तो क्या बना हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सेम नाउन है, यहाँ पे भी दिस मैंगो, यहाँ पे भी दिस मैंगो, लेकिन यहाँ पे दिस मैंगो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वही नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या कहेंगे? यहाँ पे ये नाउन का सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, यहाँ पे ये नाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। ठीक है ना। नाउन की पहचान केस क्या कराता है? जो वाक्य लिखा हुआ, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें नाउन की पहचान करवाता है। क्या पहचान करवाया? यही नाउन है, यहाँ पे केस के हिसाब से जैसे ही चले तो पकड़ा गया क्या है? ऑब्जेक्ट। यही नाउन है, केस के हिसाब से देखे पकड़ा गया क्या है? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पोसेसिव केस, संबंध कारक। किसी भी एक नाउन को किसी सेंटेंस में दूसरे नाउन के साथ, दूसरे नाउन के सापेक्ष में इस तरह से लिखा जाए कि आपको देख के, पढ़ के लगे कि एक संबंध क्रिएट हो रहा है। माने इसको कहा जाता है सेंस ऑफ रिलेशनशिप या ओनरशिप। संबंध या मालिकाना हक का भाव पैदा हो जाए। आप नाउन को इस तरह से लिखिए किसी वाक्य में दूसरे नाउन के साथ कि संबंध का भाव पैदा हो जाए, रिलेशनशिप का भाव पैदा हो जाए, तो लिखने के उस तरीके को, उस रूप को कहा जाता है कि यहाँ पे नाउन का पोसेसिव केस वाला रूप यूज हुआ है। जैसे एग्जाम्पल आप देखो क्या लिखा हुआ है? दैट इज राम्स हाउस। अब लिखने के तरीका में कोई अगर आपको अलग नजर आ रहा है तो आप बताएं क्या अलग है। यहां पे भाई ध्यान दीजिएगा, दैट इज राम्स हाउस में ये एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। जिन्होंने एपोस्ट्रोफी एस पढ़ा है, जो एपोस्ट्रोफी एस जानते हैं तो वेरी गुड, समझ जाएंगे। जो नहीं जानते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है, उनके लिए मैं एक क्षण में बता देता हूं, 1 मिनट का समय लगेगा।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उस गोले में, गोल चक्कर में मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये एक साइन होता है ऐसा कोमा जैसा, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। जैसे मोबाइल चलाते हैं तो उसमें स्टार, हैश, कोमा ये सब होता है ना, स्लैश, बाय, ऑब्लिक जो कहते हैं, उसी तरह से ऊपर से जो नीचे गिरता है कोमा, ऊपर की ओर से नीचे जो गिरता है कोमा, शब्द के ऊपर में लगता है, उसका नाम है एपोस्ट्रोफी। जैसे हैश और स्टार लिखते हैं ना, वैसे ही ये जो कोमा जैसा निशान होता है उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। और इसमें लग जाता है ABCD वाला S, तो इन दोनों को मिला करके एक नाम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी S। कितना लोग गलती से बोलचाल में उनका आदत पड़ गया होता है, इसको बोल देते हैं पोस्ट ऑफिस S। पोस्ट ऑफिस S नहीं होता है और डाकपिन वाला S नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी S। ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है कोमा जैसा, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। इसके साथ ABCD इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर S आता है, दोनों को मिला करके कहते हैं एपोस्ट्रोफी S। ये क्या है, ये एक ऐसा साधन है, सिस्टम है, हमको यंत्र फार्मूला दिया हुआ है, जो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन पर अप्लाई करते हैं तो इसके खाली लिख देने के कारण अगला नाउन जो है वो पिछला नाउन से चिपक जाता है, संबंध बनाने लगता है। जैसे राम्स हाउस, यहां ध्यान से गौर से देखिएगा, राम्स हाउस लिखा हुआ है ना। अब मैं ये करता हूं कि इस एपोस्ट्रोफी वाला साइन, कोमा जैसा जो साइन है एपोस्ट्रोफी और S को हटा देता हूं, मिट गया। अब हो गया दैट इज राम हाउस, ये गलत हो गया, ये अर्थहीन हो गया। गलत चीजों का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई आपको गलत सेंटेंस लिख दे तो आपका ये सेंटेंस गलत है, तो बोलेगा कैसे गलत है, इसका क्या अर्थ होगा बताओ। तो आप हमेशा बोलिए गलत सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं होता है, जो गलत है वो गलत है, अर्थ सही सेंटेंस का होता है। तो यहाँ पे दैट इज राम हाउस अगर हम करें, एपोस्ट्रोफी S इसमें से हटा दें तो ये यूजलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं पे राम में हम एपोस्ट्रोफी वाला साइन लगा के और यहाँ S अगर लगा देते हैं तो राम्स हाउस माने हो जाता है राम का घर। तो एपोस्ट्रोफी का यही कमाल है, जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लग जाएगा वो अगला नाउन के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेगा, ठीक है ना। जैसे दूसरा लिखा हुआ है शी इज मोहन्स वाइफ। अब यहां मोहन्स में से ये जो एपोस्ट्रोफी वाला साइन है वो और ABCD वाला S ये हम हटा लिए तो क्या हो जाएगा, शी इज मोहन वाइफ। गलत सेंटेंस है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मोहन में ये लगा दिए हम एपोस्ट्रोफी का साइन और इसके बाद हम लिख दिए यहाँ ABCD वाला S, तो हो गया शी इज मोहन्स वाइफ, माने मोहन की पत्नी। जैसे ही मोहन में एपोस्ट्रोफी S लगा तो ये जो वाइफ शब्द लिखा हुआ है ये भी नाउन है, इस नाउन से इसका तुरंत संबंध बन गया। तो संबंध कारक किसको कहते हैं कि उस रूप में लिखा हुआ नाउन जिस रूप में वो अगले नाउन से रिलेशनशिप, संबंध बना लेता है, तो उस रूप की पहचान पोसेसिव केस के रूप में होती है, ठीक है ना। तो पोसेसिव केस बनाने का एक तरीका यहां दिखा, क्या, एपोस्ट्रोफी S का हम यूज कर लिए। और दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए यहां पे जो तीसरा एग्जांपल ये लिखा हुआ है उसमें है रेट्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर हाई, रेट्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर हाई। अब हम यहाँ पे ऑफ को मिटा दिए, जो प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है ना इसको मिटा दिए तो क्या हो जाएगा, रेट्स दीज मटेरियल्स आर हाई। गलत सेंटेंस हो गया ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ लगा देते हैं तो हो जाता है किसका रेट, इन सारे मटेरियल्स का रेट। तो ये रेट और ये मटेरियल के बीच में एक दूसरे के लाइक, इसको एक दूसरे के लिए मीनिंगफुल कौन बनाया, ये जो प्रीपोजिशन ऑफ बीच में लगा। यहां पे लिखा हुआ है कलर ऑफ दैट हाउस इज ब्यूटीफुल। अब यहां हम ऑफ को मिटा दे तो क्या हो जाएगा, कलर दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, गलत हो गया। तो अगर हम इस घर के साथ इस शब्द का रिश्ता बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि किस घर का रंग है भाई तो इस घर का, ये क्लियर हो तो बीच में हमें ऑफ डालना पड़ेगा। अब क्या हो गया, कलर ऑफ दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, उस घर का रंग सुंदर है।
तो ये जिसमें ऑफ लगा जिन दोनों नाउन के बीच में, उनके बीच में रिश्ता बन गया। जिन दोनों नाउन के बीच में ऑफ लगा उनके बीच में रिश्ता बन गया। तो रिश्ता बनाने का मतलब नाउन को उनके पोसेसिव रूप में लिखने का, पोसेसिव केस वाले रूप में लिखने का दो मुख्य तरीका कौन कौन? जहां लग रहा हो वहां एपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए और जहां लग रहा हो वहां पे प्रीपोजिशन ऑफ लगा दीजिए। अब अगली पढ़ाई होगी कि एपस्ट्रॉफी एस चाहे ऑफ जहां तहां लगा देंगे, जहां मन होगा वहां की क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं? हाँ हैं। एपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा और ऑफ कहाँ लगेगा, इसके रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, तब जाके करेक्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं। तब कॉम्बिनेशन बनेगा सही कि हाँ जी, जहां सब्जेक्ट लिखना था ऑब्जेक्ट लिखना था वही ना लिखे तो हाँ, जहां एपस्ट्रॉफी एस लगना था वही ना लगाए तो हाँ, जहां सिंगुलर प्लूरल चाहिए था उस हिसाब से लगाए ना तो हाँ। तब जाके नाउन के एंगल से सेंटेंस पूरा होता है और तब हम पहचान पाते हैं कि हाँ, नाउन का क्या यूज है और क्यों ऐसे ऐसे लिखा गया है। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें दो बातें होंगी। ये जो ऑब्जेक्ट कर्म कारक लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक को ग्रामर की भाषा में कहते हैं एक्यूजेटिव केस और दूसरा को कहते हैं डेटिव केस। तो मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा अगले वीडियो में कि दो तरह के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उनकी क्या अलग पहचान है, क्या अलग महत्व है, और फिर मैं बताऊंगा कि एपस्ट्रॉफी एस हम कहाँ यूज करेंगे और ऑफ वाला मेथड कहाँ यूज करेंगे। ठीक है ना? तो अगले वीडियो तक का इंतजार कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू कीजिए ही। कुछ भी खराब लग रहा है, कुछ भी सजेशन आपको देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाने में, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद कीजिए। जो बात है मैं क्लियरली आपके सामने रख रहा हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।